कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी पॉलिटी की क्लास होगी और चूंकि पॉलिटी भी हमने बीच बीच में देखना है, इसीलिए मैंने आपको बीच बीच में क्या कर रखा है, एक क्लास दो क्लास पॉलिटी की मैं देता हूं आप लोगों को। तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था वो गवर्नर था, यानी राज्यपाल था। उसके बारे में मैंने उसकी शक्तियों के बारे में आपको पूरा ढंग से पढ़ाया हुआ था। होपफुली वो आप लोगों का तैयार हो गया होगा। ये जो क्लास है ये भी आपकी फैक्ट बेस्ड क्लास है, यानी इसमें फैक्ट बहुत निकलेंगे। फैक्ट आप लोग नोट करना। जहाँ पे मैं ये कहूँगा ध्यान से सुनना, ये नहीं कि यार सर ये पढ़ा रहे हैं, हम ग्रुप सी वाले, हम ये हैं, हम वो हैं, अलाना है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर मैं ये कहता हूँ आप लोग सुन लीजिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि सर ने किस पॉइंट को ये कहा है कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वन डे एग्जाम, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो है ही है। जहाँ पर मैं ये कहूँगा इसको हाईलाइट करो, इसको नोट करो, उस पॉइंट को पकड़े रहना, उतना करके जाना, तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, पीसीएस प्रीलिम्स आप लोगों का हो चुका है, जिसका भी था जैसा भी था। तो मेरी सलाह तो ये है 92 से ऊपर वाले बच्चे, 90 प्लस वाले बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और पढ़ा हुआ कभी बर्बाद नहीं जाता, एटलीस्ट टच में बने रहिए, ताकि अगर आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, हालांकि अभी आंसर की आने दीजिए, आंसर की आने के बाद मानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि 4-5 नंबर पीछे आना ही है सभी को। तो वो तो होता ही होता है, क्योंकि आंसर की आयोग के साथ और जो हम लोग गैस करते हैं उस पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन तो आता ही है, डिफ्रेंशिएट रहता ही है उसमें। तो जो भी है 92, 93 से ऊपर, 90 से ऊपर को आप लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट अधिक हैं। उसके अलावा जो मेरिट उछालने वाले बच्चे हैं, ग्रुप सी वाले बच्चे, वो बेसिकली मान के चलिए ऐसे एग्जाम में पढ़ के कम ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हम वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आगे मेन से भी है। तो बहुत बच्चे पढ़ के नहीं जाते इसमें, और अपसेंट भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। देखिए आपको जो लिखना है, क्योंकि अगर आप वन डे एग्जाम वाले हैं तो आप साथ साथ ही स्टडी विथ योगेश 2.0 को देख लेना, जहां पर आपको मैं एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं आपके सिलेबस के हिसाब से। कल भी उसमें वीडियो आई थी, आज भी वीडियो आएगी, कल भी वीडियो आएगी, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको आज हेडिंग डालना है बच्चों, राज्य मंत्री परिषद। क्या डालोगे आज? राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा और पढ़ा भी, मतलब क्वेश्चन भी बता दूंगा यहाँ से क्या आएगा। आप लोग ध्यान से देखना, राज्य मंत्री परिषद, ठीक है। ये हेडिंग आपने क्या डालनी है? राज्य मंत्री परिषद। ये क्या होती है, क्या नहीं होती है, देखना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, आपको पता होगा केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य में जो होता है राज्यपाल होता है। क्या होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में जो राष्ट्रपति होता है, इसको सलाह व सहायता के लिए, इसके सलाह प्लस सहायता के लिए केंद्र में, ठीक है, इसको सलाह देगा, एडवाइस और सहायता करेगा इसके काम में। इसके लिए क्या होती है बच्चों? मंत्री परिषद होती है। क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है, यानी इस मंत्री परिषद का प्रधान वो होता है पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर। यानी कहने का मतलब है केंद्र में जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है, इसको सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी प्रकार से हमारे राज्य व्यवस्था में, हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है कि जो राज्य होंगे, जैसे स्टेट, उत्तराखंड, यूपी, तमिलनाडु, हरियाणा, जो भी है, उसमें जो राज्यपाल होगा, ठीक है, इसकी सहायता व सलाह के लिए, यानी राज्यपाल की सहायता प्लस सलाह, यानी इसको हेल्प करने के लिए, इसको एक एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सेम चीज, ठीक है, मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, यानी चीफ होगा, वो कौन होगा? सीएम होगा, यानी चीफ मिनिस्टर होगा, यानी मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, केंद्र में आप राष्ट्रपति लेते हो, राज्य में आप राज्यपाल लेते हो। यहाँ सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद का प्रधान प्राइम मिनिस्टर होता है। सेम चीज़ यहाँ पर क्या होती है, इसकी सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। तो राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान होता है कौन? सीएम होता है। जबकि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, इसका जो प्रधान होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो राज्य मंत्रिपरिषद क्या होती है? तो ये सीधे सीधे हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। उसके लिए हमने एक आर्टिकल पकड़ा, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 163। अब आप ये आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल से क्वेश्चन क्या आएगा, कहाँ आएगा, मैं बता दूंगा। इसी आर्टिकल 163 में आप लोगों से कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्राइम सीएम होगा। तो आर्टिकल 163 में लिख लो, राज्यपाल को
राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु, की सहायता व सलाह हेतु, एडवाइस हेतु, ठीक है, एक मंत्रिपरिषद होगी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, यानी सीएम होगा। तो आपसे कभी क्वेश्चन ये आता है, देखो अब यहाँ पे मैं आपसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनना। कभी अगर आपसे ये पूछता है कि मंत्री परिषद, ध्यान से सुनना, राज्य मंत्री परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 163 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा आपका, राज्यपाल की सहायता एवं सलाह हेतु जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है, आर्टिकल नंबर 163। तो ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए राज्य मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेना, समझ लेना कि राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल नंबर 163 में किया गया, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये आता है बच्चों, क्या मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी वो राज्यपाल मानेगा नहीं मानेगा, वो सब हम देखेंगे। अब देखना, हमारे संविधान में यहीं पर एक वर्ड यूज किया गया है, उसका नाम है विवेकानुसार। विवेक मतलब अपना जो विवेक होता है ना, अपने माइंड से, विवेकानुसार, जो उसको सही लगे। तो ये शब्द हमारा टर्मिनोलॉजी यूज की गई है राज्यपाल के परिप्रेक्ष्य में, जबकि राष्ट्रपति के लिए विवेकानुसार या विवेकाधीन, कई दूसरा शब्द भी शायद कहीं यूज होता है। तो अभी मैं राज्यपाल पढ़ा रहा हूँ, देखिए विवेकानुसार का क्या मतलब है। तो ये क्या है, देखिए राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, तो सीधे सीधे मतलब हो गया कि ये राज्यपाल अपने मन से कोई काम नहीं करने वाला है, ये इसके लिए क्या हो गया, एक मंत्रिपरिषद होगी। तो मंत्रिपरिषद होगी तो पावर किसके अंदर आ गई, होगा तो प्रधान आपका राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल, लेकिन वो किसकी, वो तो एक कठपुतली हो गया ना, वो किसकी सहायता व सलाह पर काम कर रहा है, मंत्रिपरिषद की, यानी जिसका चीफ कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। राज्यपाल से कहा ये करना है, राज्यपाल उसमें साइन कर देंगे, राज्यपाल से कहना है ये होना है, राज्यपाल उसमें कर देंगे। यानी राज्यपाल को कंप्लीटली किसके, एक प्रकार से देखो ये व्यवस्थाएं ऐसी होती है, संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल को जो राज्यों में नियुक्त किया जाता है, कौन करता है बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है, राज्यपाल की नियुक्ति, आप सब जानते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये राष्ट्रपति कौन होता है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, बेसिकली अधिकांश मैक्सिमम ये होगा, राष्ट्रपति भी उसी मतलब दल के सपोर्ट से बनता है, यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की कठपुतली है। राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल को नियुक्त कर रहा है, और राज्यपाल ऑलरेडी किसकी कठपुतली होगी, फिर केंद्र सरकार की होगी। अब ये राज्यपाल को ऐसे मतलब भेजा जाता है राज्यों में, ये देखना आप जैसे चुनाव से पहले सडनली राज्यपाल चेंज किए जाते हैं, कई जगह राज्यपाल बदले जाते हैं, वो सब पॉलिटिकल एजेंडा भी होता है, वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। ये व्यवस्थाएं ऐसी ही होती हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और इस राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए कौन होगा, प्रधान मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होता है, अपने आप में मुख्यमंत्री होता है। अब बताइए, बाई चांस किसी ए पार्टी की सरकार उस राज्य में है, तो वो चाहेंगे नहीं कि राज्यपाल भी उसी कैटेगरी का, यानी उसी के जो उनके समर्थक रहा हो या कहीं ना कहीं उनके पक्षधर रहा हो किसी जमाने में या कभी रहा हो, उसी को राज्यपाल बनाएंगे ताकि उनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत सही हो जाए, ठीक है। वो तो बात की बात है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, राज्यपाल की सहायता व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन किया है, और इसका प्रधान कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं, क्या जो राज्यपाल है उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है बच्चों, विवेकानुसार, यानी कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से काम करता है, अपने खुद सोच के काम करता है, उन मामलों को छोड़ के अदर मामले में क्या दी जाएगी, इसको एडवाइस दी जाएगी, यानी सहायता व हेल्प की जाएगी। सहायता सिर्फ किन मामलों को छोड़ के, विवेकानुसार जो काम दिए गए हैं उसको छोड़ के। तो यानी आपको सीधे सीधे ब्रैकेट में लिखना है, जो मैंने आपको लिखाया था राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए, उसके ब्रैकेट में लिख दो या नीचे लिख दो, विवेकानुसार मामलों को छोड़कर, राज्यपाल के विवेकानुसार मामलों को छोड़कर, ठीक है। राज्यपाल के विवेकानुसार मामलों को छोड़कर, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कई ऐसे मैटर होंगे हमारे संविधान ने लिखे होंगे जिसमें राज्यपाल से ये कहा गया होगा कि आप अपने विवेक से काम करो, उन मामलों को छोड़कर
अदर जो मैटर होते हैं उन मामलों में क्या करेगा, एडवाइस देगी मंत्रिपरिषद, सलाह देगी, हेल्प करेगी, जो भी होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये विवेकानुसार एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए क्या होगा। देखो संविधान में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि क्या चीज़ विवेकानुसार है क्या नहीं है। बेसिकली जैसे कई ऐसे मतलब मुद्दे होते हैं, कई ऐसे विधेयक होते हैं जैसे राज्यपाल के साइन के बाद ही वो कानून बन पाते हैं, तो कई ऐसे मैटर भी हो सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दे उन मैटर्स को। ठीक है, जैसे एक सदन ने पास किया, विधानमंडल ने पास किया, उसके बाद राज्यपाल के पटल पे गया, राज्यपाल को लगा कि यार ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ उसको लगा, वो अपना रिजर्व कर देगा, किसको, राष्ट्रपति को। तो ये उसका विवेक है, उसको क्या लगा। ठीक है, उन मामलों को छोड़ के तो सिंपल सी बात है, आपको राज्यपाल को एक सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, सीएम होगा। किस आर्टिकल में कहा गया बोलेगा तो आर्टिकल नंबर 163 में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो मंत्रिपरिषद ने सलाह दी और सहायता दी, हम इसकी जांच करें कि क्या दी क्या नहीं दी? इसकी कोई जांच नहीं होती है। ठीक है, क्या वो विधि मान्य है नहीं है, क्या उसको हम किसी हाई कोर्ट न्यायालय वगैरह में चुनौती दे सकते हैं, क्या हम पूछ सकते हैं कि क्या सलाह दी आपको, क्या एडवाइस दी? इसकी कोई जांच नहीं होती है। यानी सिंपल सी बात है, नोट करके लिखो, कोई प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके अनुसार राज्यपाल विवेकानुसार कार्य करे या नहीं करे, मतलब आपको ये है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन उठ जाता है सपोज कि मतलब पता नहीं है, संविधान में लिखा ही नहीं है कि यार राज्यपाल को इसमें विवेक लगाना है या नहीं लगाना है, ऐसा कोई क्वेश्चन उठता है तो उसमें उसका जो आंसर देगा वो राज्यपाल ही देगा। वो राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार काम करेगा कि हमें इस पे विवेक लगाना है या मंत्री की सहायता व सलाह लेनी है, वो सब राज्यपाल पे डिपेंड है। यानी सिंपल सी बात है, संविधान ने कहीं नहीं लिखा कि इस मामले में क्या होगा, विवेक के अनुसार काम करेगा या मंत्रिपरिषद से पूछा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ऐसा मामला कहीं नहीं है, स्पष्ट वर्णन नहीं है कि मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी है या खुद विवेक के अनुसार काम करना है, तो उस केस में हमेशा राज्यपाल के विवेक से रहेगा, जो उसको लगेगा, चाहे तो हेल्प मांगे चाहे तो अपने विवेक से करे। ठीक है, वो तो खैर बात की बात है, आपको सिर्फ आर्टिकल 163 पढ़ना है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, इस बात की कहीं भी न्यायालय में जांच नहीं होगी क्या मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह या सहायता दी, और दी है तो क्या दी है। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इस बात की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं होगी या प्रश्नगत नहीं होगा कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, मंत्रिपरिषद ने क्या कोई सलाह दी है, यदि हाँ तो क्या सलाह। ठीक है, मतलब आप समझ जाना, मैं ये लिखवाना चाह रहा हूँ कि इस बात की किसी भी न्यायालय में मतलब जांच नहीं हो सकती है या किसी भी आप प्रकार से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मंत्रिपरिषद ने क्या राज्यपाल को सलाह दी, यदि दी है तो कौन सी सलाह दी, इसकी कहीं भी आप लोग जांच नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, नोट करके लिखना आपको, इस बात की किसी भी न्यायालय में या कहीं भी प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, यदि दी तो क्या सलाह दी या नहीं दी, सब छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, यहाँ से आता है आर्टिकल 164 से, आर्टिकल नंबर 164। देखो अब जैसे आप आर्टिकल 1 राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान सीएम होगा, बस बात खत्म। ऐसे मामलों में सहायता व सलाह देगा जो उसको ठीक लगे, बाकी विवेकानुसार अपने काम करता रहेगा बस जो उसका विवेक है। कभी ये क्वेश्चन उठता है कि यार इसमें विवेक लगेगा या सलाह लगेगी, तो उस समय राज्यपाल को जो लगेगा कि विवेक ही लगाना है, सलाह लेनी है, वो राज्यपाल अपने स्तर से करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है उस आर्टिकल में। और एक पॉइंट लास्ट में ये है कि क्या इस बात की किसी न्यायालय में जांच हो सकती है कि राज्यपाल ने क्या सलाह, मतलब मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, यदि दी तो क्या, यदि नहीं दी तो क्या। ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। आर्टिकल 164 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर में निकलता है, मंत्रिपरिषद के बारे में अन्य प्रावधान, यानी मंत्रियों के बारे में इसमें दिखाया गया है। ठीक है, लिखो मंत्रियों के बारे में, राज्य के मंत्री, ठीक है, सेंटर के नहीं। अब यहां से मैं आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा मंत्रियों के बारे में, यानी इसमें क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 164 में, वो देखना है। देखो सबसे पहली बात पॉइंट इसमें आता है, सीएम की नियुक्ति कौन करते हैं। इसी आर्टिकल के तहत बताया गया है कि सीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। देखा होगा आपने सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी शपथ दी थी, तो उनको कौन नियुक्त कर रहा था, राज्यपाल कर रहा था। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आएगा पेपर में, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, तो क्या लिखोगे, सीएम की सलाह पर राज्यपाल, सीएम की सलाह पर
राज्यपाल, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाएगा? सब राज्यपाल ही दिलाता है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? सीएम की सलाह पर राज्यपाल करेगा। और ये कब तक पद पे बैठेंगे, यानी ये मंत्री जो होंगे पद धारण कब तक करेंगे? अगर क्वेश्चन आता है कब तक पद धारण करेंगे? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। इसका क्या मतलब हुआ? यानी जब तक राज्यपाल ने अपना प्रसाद दिया हुआ है, उनको आशीर्वाद दिया है, तब तक पद पे बैठेंगे, वरना हट जाएंगे। ये होता नहीं है। सिंपली ये कब तक होता है? जब तक मुख्यमंत्री चाहता है, मुख्यमंत्री कहेगा इसको हटाना है, ये करना, वो करना, उस इस्तीफा सौंप पाएंगे राज्यपाल को। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी ऐसी लिखी जाती है इसमें। तो पद धारण कब तक करेंगे आपको ये पता चल गया। इसके अलावा देखो इसमें क्या है, किसी राज्य में, इसी आर्टिकल में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखना, नोट करके लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, नोट करके लिखना। किसी राज्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, ठीक है, इसी के अंदर है, किसी राज्य में सीएम सहित, यानी जो उसका राज्य का सीएम होगा, ठीक है, किसी राज्य में सीएम सहित अन्य मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, यानी कुल कितने मेंबर आप मंत्रिपरिषद में रख सकते हो, ठीक है। यानी सीएम सहित अन्य मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल मंत्रिपरिषद कितना होगा, यानी टोटल मंत्रिपरिषद की संख्या, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, परिषद, ये कितना होता है? ध्यान से सुनना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है बच्चों विधानमंडल, यानी विधान जो सभा है, या विधानमंडल जो राज्य की विधानसभा कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं विधानमंडल के 15% से अधिक नहीं, यानी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के, लिख दो, विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, 15% से अधिक नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा 12 से कम नहीं, 12 से कम नहीं। अब दोनों पॉइंट 15% के नीचे भी क्या लिखोगे? हाईलाइट करोगे, 12 से कम भी नीचे भी हाईलाइट करोगे। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल लिख देना इधर, ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए किसी राज्य में सीएम सहित एक चीफ मिनिस्टर होगा, अन्य मंत्री मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री जो भी होते हैं, इनकी कितने हो सकते हैं? क्या 20 बना देंगे, क्या 50 बना देंगे? इसके लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि कितने हो सकते हैं। उसमें ये कहा गया जो उसकी कुल सदस्य संख्या होगी, किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, जल्दी बताओ? 70, ठीक है। यानी इस 70 का, यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 70 सीट है ना यहाँ विधानसभा में, इसके 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब 70 का 15% निकालोगे, 15% निकालोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 70 का 15% लगभग 70 का 15%, 7 हुआ 10%, 7 का हाफ कर दो 3.5, यानी 10.5, यानी 11 आ रहा होगा ना, लगभग 11 आएगा, ठीक है, लगभग 11 आएगा, लगभग 11 आएगा। अब ये कह रहा है विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, तो अगर आप निकालोगे तो आपके वहां कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए, 11 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन साथ साथ ही क्या कह रहा है? 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, यानी इन दोनों कंडीशंस में जो भी बैठेगा वो होगा। 12 तो होने ही होने चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी केस में 15% अगर आपने निकाल दिया, उसकी वैल्यू 12 से कम आई उसकी वैल्यू, तो आप लोग क्या रखोगे? ये वाला रखोगे। इसीलिए उत्तराखंड विधानसभा में, यानी उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद में कितने मेंबर आते हैं? सीएम सहित कुल 12, कुल 12, ठीक है। बाई चांस अगर ये 70 की जगह 100 होता, 70 की जगह 100 मेंबर होते, तो 100 का 15% निकालते, 100 का 10% कितना हुआ? 10, उसके बाद 5 और निकाला तो 15, तो फिर आप 12 की जगह 15 लिख देते। क्यों? क्योंकि 12 से तो ऑलरेडी अधिक आ गया। मिनिमम 12 होने ही होने चाहिए, लेकिन 15% से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने हो सकते हैं? यह आएगा 15% से अधिक नहीं हो सकते, या न्यूनतम 12 हो सकते हैं। जो भी पेपर में आएगा आप लोग देखना, ठीक है। आगे देखो, ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है, क्या जैसे आप लोग ने ये पढ़ लिया, ठीक है, ये वाला तो आप समझ गए कि कितने मेंबर इसमें हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या हुआ था, जब ये संविधान संशोधन लागू हुआ था, एक 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003।
ये लाया गया था, इसके माध्यम से ऐसा किया गया। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान था इस वाले में, इस संविधान संशोधन में ये कहा गया था, जो ये कंडीशन है कौन सी, या तो 15% से अधिक ना हो या 12 से कम ना हो, यानी 12 से कम ना हो और 15% से अधिक ना हो, ये कंडीशन है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार सीएम सहित राज्य में, और सेंटर में भी इसी प्रकार से होता है। ये संविधान संशोधन आया 2003 में। अब बताओ बाई चांस 2003 से पहले किसी राज्य में ये कंडीशन थी नहीं, यानी इससे ज़्यादा मेंबर थे, तब क्या होगा, यानी सपोज उत्तराखंड यानी यूपी मान के चलो, यूपी में अगर 15% वाला कंडीशन निकालते तो हो सकता है कि वो 25% पहुंच रहे थे उस टाइम मंत्री, न्यूनतम 12 कह रहे हैं और पता लगा 70-80 जो भी था, ठीक है, उसकी कंडीशन बैठ गई। तो इसमें ये कहा गया कि अगर किसी राज्य में ऑलरेडी इससे ज़्यादा हैं तो 6 महीने के अंदर आप लोग उसको सही करो, 6 महीने में सही करना था उनको। ठीक है, 6 महीने में सही लेके आओ, ये आपको पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक, ये आपको देखना। अब देखो क्या मंत्री कौन बन सकता है, मंत्री किसको बनाया जा सकता है, तो वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो मंत्री बन सकता है कौन, जो विधानमंडल का सदस्य हो, यानी अभी विधानमंडल पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो विधानमंडल का सदस्य हो। अब कई बच्चों को तो विधानमंडल और विधान परिषद में ही कंफ्यूजन होता है, कुछ नहीं है बच्चों, ये बहुत सिंपल है। रफली एक ब्रैकेट में साइड में लिख लो। देखो जैसे आप संसद कहते हो, संसद यानी पार्लियामेंट सेंटर में, इसमें क्या क्या लाते हो आप, लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउस, और तीसरा आप लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट। ठीक है, बेसिकली संसद के पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, और इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं। सेम राज्य में भी होता है, जहां इसको आप संसद बोलते हो ना, राज्य में यही शब्द विधानमंडल बोला जाता है, विधानमंडल। जैसे आप यहाँ लोकसभा बोलते हो, यहाँ इसको क्या बोला जाता है, विधानसभा, यानी लोअर हाउस। ठीक है, जैसे आप इसको राज्यसभा बोलते हैं, यहाँ इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, अब देखिए जो ये विधानसभा और विधान परिषद है, इनको मिला के क्या बोला जाता है, विधानमंडल बोला जाता है। जैसे यहाँ संसद, लोकसभा और राज्यसभा को बोलते हैं, यहाँ विधानमंडल बोलते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के। ठीक है, अब क्या है, कई ऐसे स्टेट है जहां ये विधान परिषद, ये उच्च सदन है। ठीक है, राज्य का उच्च सदन, उच्च सदन, और ये राज्य का निम्न, लोअर हाउस। जैसे यहाँ ये लोअर हाउस है ना, निम्न, और ये उच्च है, वैसे ही राज्य में ये रहता है। अब कई राज्य ऐसे हैं जहां ये वाला बॉडी है ही नहीं, सेकंड वाली, जहां ये बॉडी नहीं है, 5-6 स्टेट में है, शायद देख लेना कितने में क्वेश्चन आता है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, चेक कर लेना, आज के आज नोट करना, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, यानी दोनों सदन है। ठीक है, ये वाला तो कई राज्यों में ये है ही नहीं, जैसे उत्तराखंड में भी ये नहीं है, उत्तराखंड में भी ये नहीं है। तो जिन राज्यों में ये नहीं है उसमें विधानमंडल को क्या बोल दिया जाता है, विधानसभा बोल दिया जाता है। सिंपल तो है, विधानमंडल को स्वयं विधानसभा बोल दिया जाता है, ये है ही नहीं वहां। ठीक है, जहां ये दोनों होंगे उन दोनों को विधानमंडल बोला जाएगा, है राज्य की संसद। ठीक है, तो देखो जो विधानमंडल का सदस्य है वही क्या बन सकता है, अपने आप में मंत्री बन सकता है, ये आपको आना चाहिए। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल लिखो, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी, बहुत आता है। ठीक है, उत्तरदायी किसके प्रति होगी, ये होगी राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा लिख दिया मैंने, हाईलाइट करना इसको, वहां विधानमंडल, विधान परिषद आएगा तो, और राज्यपाल आएगा, क्वेश्चन गलत मत करना, इसको स्टार कर देना, यही शब्द होना चाहिए, इसके अलावा बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए शब्द, डिक्टो यही शब्द होना चाहिए यहाँ, इसके अलावा बदला न हो शब्द। ठीक है, इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यही सब शब्द होना चाहिए। और ये मंत्रिपरिषद मतलब राज्य का पढ़ा रहा हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज करेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है राज्य विधानसभा के प्रति, जबकि केंद्र वाली होगी, जो सेंटर वाली होगी, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था शायद, सेंटर वाली किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखो, केंद्र ब्रैकेट में लिख दो साथ साथ समझने के लिए, केंद्र मंत्रिपरिषद उत्तरदायी, केंद्र की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी किसके प्रति, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, इनको शपथ कौन दिलाता है, सीएम और मंत्रियों को शपथ, लिखो मंत्रियों को शपथ, ये कौन दिलाएगा, राज्यपाल, राज्यपाल दिलाएगा। अभी देखा होगा ना परेड ग्राउंड में, जिसने भी देखा होगा, तो सीएम वगैरह इन सबको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और जो मंत्री के शपथ है, 21 अनुसूची में भारतीय संविधान की 3rd अनुसूची लिख दो, 3rd अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में इन लोगों की शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये मैं अभी आपकी वर्तमान सीएम साहब से लिंक करके पढ़ाऊंगा, क्या कोई मेंबर
मंत्री बन सकता है या सीएम बन सकता है अगर वह उस राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए बन सकता है। जैसे अभी वर्तमान सीएम जो धामी जी हैं वो खटीमा सीट से हार गए थे, लेकिन उनको क्या किया गया, सीएम बनाया गया। तो सीएम आप बना सकते हो, मंत्री भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आपको विधानसभा या विधानमंडल जो भी जिस राज्य में होगा वहां की मेंबरशिप को गेन करना होगा, यानी धारण करना होगा, यानी कहीं ना कहीं आपको चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जैसे 6 माह के अंदर आपको चुनाव लड़ना है, तो धामी जी देखना फिर दोबारा एक बार उपचुनाव होंगे किसी न किसी सीट पे 6 माह से पहले, और वो फिर अगर जीत के आएंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, पूरे परमानेंट 5 साल के लिए मेंबर हो जाएंगे वहां के, यानी जो भी कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो एक नोट करके लिखो, यदि कोई मंत्री 6 माह तक विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रहेगा। नोट करके लिखो, यदि कोई मंत्री 6 माह के अंदर बनना होगा। ठीक है, यदि कोई मंत्री ऑब्लिक मंत्री लिख दो 6 माह तक, 6 माह को हाईलाइट करना, विधानमंडल का सदस्य नहीं, विधानमंडल का सदस्य नहीं, तो वह मंत्री नहीं रहेगा, मंत्री नहीं रहेगा, मंत्री या सीएम जो भी कहते जो जिस पद पे भी। ठीक है, यानी 6 माह के अंदर उसको चुनाव लड़ना है। और लास्ट है, इन मंत्रियों के वेतन व भत्ते कौन तय करता है, लिखो, मंत्रियों के वेतन प्लस भत्ते राज्य क्या चल रहा है। ठीक है, ये कौन करेगा, विधानमंडल, जो राज्य की संसद है, राज्य की पार्लियामेंट जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, ये तय करता है। और मंत्रियों के वेतन और भत्ते किस अनुसूची में, सेकंड शेड्यूल यानी सेकंड अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये था आपका, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपका एक और टॉपिक निकल गया है, और ये आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।